नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अनिका भी उस लैब में थी। अनिका को हर हाल में इस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की जड़ को मिटा देना था, इसलिए वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। अनिका अपने काम में लगी थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। अनिका गुलेरिया, लगता है कि तुम्हें अब तक मेरे आने की खबर नहीं मिली है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे कानों तक मुझे मेरी आवाज को पहुंचाना ही होगा। ये सुनते ही अब अनिका के हाथ अभी कीबोर्ड पर अचानक से ही रुक जाते हैं और वो अब अपने मन में ही कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे हर एक मुंह में की खबर उन लोगों को थी। वो जानबूझकर मुझे रोक नहीं रहे थे। कुछ तो करना ही होगा। इस तरह से मैं यहाँ पर हार तो नहीं मानूंगी। मैं जब तक अपनी आखिरी सांस तक मैं यहाँ पर इन लोगों से लड़ूंगी। जब यहाँ पर इतने पास आने के बाद मैं वापस पीछे नहीं हट सकती। अनिका इधर अपनी ही सोच में थी कि तभी एक बार फिर से उसके कानों में एक आवाज आती है। लगता है कि मेरी आवाज तुम्हारे कानों में अभी भी नहीं गई है। अनिका अब उस औरत की हर एक बात को सुन रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो उसकी उंगलियों को और भी ज्यादा तेज चलने लगी थी। अनिका को पता था कि अब यहाँ पर उसके दुश्मनों को उसके बारे में पता तो चल ही चुका है कि वो यहाँ पर है, लेकिन अगर वो यहाँ पर है तो फिर भी उसे अपने काम को करना ही होगा। वो इस तरह से उन लोगों के भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। जिस काम को करने के लिए वो यहाँ पर आई थी उस काम को वो हर हाल में करके रहेगी और जब तक वो लोग उसके पास यहाँ तक पहुँचते हैं तब तक अनिका को अपने इस काम को अंजाम देना है। अब अनिका ये आवाज़ सुनने के बाद भी अपनी उंगलियों को नहीं रोकती। इवन उसकी उंगलियां और भी ज्यादा तेज हो जाती है। अनिका यहाँ पर एक मशीन की तरह काम कर रही थी। तभी उसके सामने की स्क्रीन पर अब एक फोल्डर ओपन होता है जिसका नाम था खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन। उस फोल्डर को देखकर तो अनिका जब उस फोल्डर पर क्लिक करती है तो वो यहाँ पर एक खाली फोल्डर था। ये देखकर अब अनिका थोड़ी सी हैरान होती है कि आखिर यहाँ पर इस लैब में खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये लोग खाली फोल्डर क्यों रखेंगे। लेकिन तभी अनिका कहती है, हाउ इज दिस पॉसिबल। इस फोल्डर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं सच कैसे पता करूं। जब मैंने इस फोल्डर को देखा था तो मेरी बहुत सारी उम्मीदें थी कि यहाँ पर मुझे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब मैं ऐसे तो नहीं रह सकती। मुझे हर हाल में सच का पता तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी मैं क्या करूं। अनिका अपने मन में यही सब सोच रही थी। तभी उसके कानों में भी यहाँ पर कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। फुटस्टेप्स की आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे सुनते ही अब अनिका ने जल्दी से उस सिस्टम से एग्जिट लिया और सारी की सारी हिस्ट्री को अब वो डिलीट करने लगती है। और इसे डिलीट करने के बाद वो जल्दी से अपने फ़ोन को उठाकर उसने जितनी भी रिकॉर्डिंग की थी उसे अब रॉबिन, एनी, जॉन को सेंड कर देती है। क्योंकि अनिका यहाँ पर इस डाटा के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती थी। अनिका ने अब तक अपना जितना काम किया था उसे वो यहाँ पर इन सभी को सेंड कर देती है, ताकि अगर अनिका यहाँ पर अपने इस फोन को नहीं भी बचा पाई तो कोई बात नहीं, कम से कम वो ये डाटा तो उन बाकी तीनों के को मिल ही चुका होगा। और ऐसा करने के बाद वो अब अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है और स्विच ऑफ करने के बाद वो वहाँ से जल्दी से बाहर निकल कर अब उसे पानी में फेंक देती है कि तभी उसके सामने यहाँ पर दो नकाबपोश लोग आ जाते हैं जिनके हाथों में गन थी। वो दोनों ही अनिका को भी यहाँ पर वार्निंग देते हुए कहते हैं, आपको अभी के अभी हमारे साथ चलना होगा, वरना आपके वो दोनों साथियों के साथ क्या होगा ये आपको भी नहीं पता है। आपके पास ना करने का या मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस बात का अंदाजा तो आपको भी नहीं है। ये सुनते ही अनिका बिना किसी रिएक्शन के अब उन लोगों के साथ जाने लगती है, क्योंकि अनिका को समझने में देर नहीं लगी कि भूमिका और निखिल शायद उन लोगों के हाथ लग चुके हैं। इधर
कुछ ही देर के बाद जैसे वो वहाँ पर उन लोगों के साथ पहुँचती है तो भूमिका और निखिल को उनके आदमियों ने पकड़ कर रखा हुआ था। उन्हें ऐसे देखकर अब अनिका अपनी आंखों के इशारे से कहती है, ये सब कुछ क्या हो गया? तुम दोनों कैसे पकड़े गए? क्योंकि अनिका ने ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि ये दोनों दुश्मनों के हाथ लगेंगे। अरे हुआ क्या था? अब वो आंखों के इशारे से ही ये सब पूछती है तो अनिका के सवाल को यहाँ पर निखिल ने और भूमिका ने दोनों ने ही पढ़ लिया था। अनिका की आंखों में सवाल उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहे थे, इसलिए निखिल और भूमिका अनिका के सवालों को समझने के बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सभी के ही कानों में आवाज आती है, निखिल, कोटी भास्कर, अच्छे हैकर हो तुम। हाँ, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन आज तुम्हारा बैड लक है और यही तुम्हारा बैड लक है कि मैं तुमसे भी ज्यादा अच्छी हैकर हूँ। तुम मुझे मात नहीं दे पाए। मेरे सामने तो तुम अभी बच्चे हो। एटलीस्ट हैकिंग की इस दुनिया में तो यही सच है। और अनिका गुलेरिया, अच्छा बेवकूफ़ बनाना जानती हो तुम। और अब ये औरत अनिका की तरफ देखकर कहती है, अब तुम मुझे ये बताओगी कि क्या वाकई में तुम्हारी याददाश्त चली गई थी या फिर। अब यहाँ पर इस औरत ने इतना ही कहा था और इतना कहते हुए उसकी नज़र अभी अनिका को ही घूर रही थी। वो ऊपर से लेके अनिका को नीचे तक की देख रही थी उस औरत को। जब अनिका से कोई भी जवाब नहीं मिलता है तो अब उस औरत ने एक बार फिर से कहा, मुझे तुम्हें देखना है अनिका गुलेरिया। मैं भी तो देखूं उस चेहरे को जिसकी तारीफ हर कोई करता है। इस तरह से अपने चेहरे को छिपाने का कोई भी मतलब नहीं है। चेहरा दिखाओ अपना। अब इस औरत की इस बात पर अनिका हैरान होकर बस उस औरत को ही देख रही थी कि आखिर इस औरत को पता कैसे चला कि इस चेहरे के इन कपड़ों के पीछे अनिका है। तभी अनिका की नज़र अब उस औरत के हाथ में पकड़े हुए एक टैब के ऊपर जाती है। उस औरत के हाथ में इस टैब को देखने के बाद अब अनिका इतना तो समझ गई थी कि लड़ाई सच में इतनी आसान होने वाली तो नहीं है, क्योंकि जब इन लोगों ने यहाँ पर इन तीनों के ही होने का पता लगा लिया तो ये लोग भी टेक्नोलॉजी के मामले में उन्हीं की तरह आगे हैं। अनिका को इस तरह से फिर से खामोश देखकर अब उस औरत ने अपने आदमियों से कहा, इन दोनों को जान से मार दो। और हाँ, इन दोनों को जान से मारकर नीचे फेंक दो। किसी का तो खाना बनेंगे ये, क्योंकि मेरे तो कुछ काम नहीं आ पाए। कम से कम वो यहाँ पर जितने भी समुद्र में जीव जंतु हैं उनका तो खाना बनेंगे। ये सुनते ही अब यहाँ पर सिक्योरिटी टीम के एक हेड ने अपने हाथ में ली हुई रिवॉल्वर को निकालता है और वो अब अपने इन दोनों ही हाथों को के निशाने को भूमिका और निखिल के ऊपर कर देता है। एक हाथ की रिवॉल्वर को वो भूमिका के ऊपर लगाता है तो दूसरे हाथ के रिवॉल्वर को वो निखिल के ऊपर बनाता है। और अब ये आदमी ने अपने दोनों ही हाथों की उंगलियां यहाँ पर रिवॉल्वर के ट्रिगर पर लगा ही दी थी। वो यहाँ पर फायरिंग करने ही वाला था कि तभी उसे देखकर अब अनिका अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को भींच लेती है। अनिका कैसे अपनी आंखों के सामने भूमिका और निखिल को मरता हुआ देख सकती थी। इससे पहले कि वो कोई भी स्टेप लेती कि तभी वहां पर सभी के कानों में ही जोरदार फायरिंग की आवाज आती है। जैसे ही ये आवाज आई तो निखिल और भूमिका दोनों ने ही अपनी आंखों को ही बंद कर लिया था, क्योंकि दो रिवॉल्वर इनके ऊपर लगी हुई थी। इन्हें लगा कि ये गोली इन्हीं के ऊपर ही चल चुकी है। कुछ ही देर के बाद जब उन्हें एहसास होता है कि वो पूरी तरह से ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो भी यहाँ पर सामने खड़ी अनिका को देखते हैं एक उम्मीद के साथ कि क्या अनिका ने ऐसा कुछ किया है जिससे वो लोग बच गए। जैसे ही वो अनिका की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि अनिका को ऊपर की तरफ देख रही थी। जैसे ही अनिका की आंखों को फॉलो करते हुए वो भी अब ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया ये दोनों ही यहाँ पर अब तक आ गए थे, जिन्होंने अपने मास्क को पहना हुआ था। इन्हें देखकर कोई भी नहीं पहचान सकता था, लेकिन यहाँ पर भूमिका और निखिल ने, यहाँ तक कि अनिका ने भी उन दोनों को पहचान लिया था। तो वहीं औरत अब उन्हें देखकर कहती है, अच्छा तो ये दोनों भी यहाँ पर आ गए हैं। चलो अच्छी बात है, मैं भी देखती हूँ कि यहाँ पर आने वाले मेरे मेहमान अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ तो वो अपनी मर्जी से रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से, क्योंकि इस बार उनके लिए यहाँ से निकल पाना इतना ईजी नहीं होगा।
इन दोनों को आने दो, ऐसा स्वागत होगा यहाँ पर इन दोनों का कि इन्हें एहसास तक नहीं होगा कि ये जिंदा भी है या नहीं। तो वहीं अब तक आसमान में अपने चौपर में बैठे हुए करण गुलेरिया ने भूमिका और निखिल दोनों को ही बचा लिया था, क्योंकि इससे पहले उन दोनों को गोली लगती तब तक इन दोनों ने यहाँ पर जिस आदमी ने इनके ऊपर रिवॉल्वर को लगा रखा था उसको गोलियों से भून दिया था। जैसे ही उनका चौपर अब यहाँ पर क्रूज शिप के ऊपर आता है तो पहले करण गुलेरिया और उसके बाद धनंजय पीरामल यहाँ पर उस चौपर से नीचे जंप करते हुए ही वहाँ पर आ जाते हैं। तो वहीं जहाँ करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों ही वहीं पर आ गए थे तो वो वहाँ पर एक अपने साथ एक और क्रूज को भी लेकर आए थे, इसलिए वहाँ पर एक क्रूज शिप भी वहाँ पर आ रहा था। धनंजय और करण ने अपनी रिवॉल्वर को लेकर उस औरत की तरफ अब तान दिया था। उसे अपना निशाना बनाते हुए ही कहते हैं, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मैं छोड़ दूँ इन लोगों को। इस बात पर अब वो औरत कहती है, तुम दोनों को मौत से डर नहीं लगता है? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई अपनी ही मौत के इतने करीब कैसे आ सकता है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों क्या सोचकर यहाँ पर आए हो कि तुम दोनों सच में यहाँ से जिंदा चले जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहते हुए ही वो औरत अब एकदम से हवा में 4 फीट ऊपर उठती है और उठकर अब वो करण और धनंजय के ऊपर अटैक करने ही वाली थी कि तभी वहां पर अब अनिका भी उस औरत की इस एक्शन को देखकर अनिका भी जल्दी से हरकत में आ जाती और अनिका भी सेम टाइम पर हवा में उड़कर अब उस औरत के सामने आकर अब उसके ऊपर अटैक करने ही वाली थी कि तभी उस औरत ने अनिका की स्पीड को मैच करते हुए ही उसके अटैक को डिफेंड कर लिया था और उसका अच्छा खासा जवाब देती है। अनिका भी इस बात पर हैरान थी और आज उसे वही दिन याद आता है जब दमयंती देवी ने अनिका का किडनैप किया था और अनिका लाख कोशिशों के बावजूद भी उस वक्त उन स्त्री सिपाहियों के पास अनिका का एक भी वार का जवाब नहीं था, क्योंकि अनिका जितना ही उसके स्त्री सिपाहियों के ऊपर वार कर रही थी उन औरतों के पास अनिका के हर एक वार का जवाब था। जिस ब्लैक कैट के हर एक वार को पूरी दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता था, उस वक्त उन स्त्री सिपाहियों ने इस काम को करके दिखाया था और आज इस औरत को भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि अनिका के हर एक दाव पेच का इसके पास जवाब था। अनिका उस औरत के एक वार से ही समझ गई थी कि अगर यहाँ पर कोई भी है जो इस औरत को कुछ देर तक रोक सकता है तो वो खुद अनिका ही है, क्योंकि अगर कोई और इस औरत के साथ लड़ेगा तो वो औरत इसे जान से मारने के लिए तैयार है और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस औरत का सामना कर सकता है, क्योंकि इस औरत का हर एक दाव काफ़ी जानलेवा था। तो वहीं वो औरत अब अनिका को क्रॉस करते हुए ही अब करण और धनंजय की तरफ आगे बढ़ जाती है। अब उस औरत को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देखकर अब अनिका एक बार फिर से उस औरत को फाइट की चुनौती देती है, क्योंकि अनिका अपने आप यहाँ होते हुए वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके धनंजय पापा या करण पापा को किसी भी तरह का कोई भी ऐसा रिस्क हो, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इसने एक भी दाव पेच इन दोनों के ऊपर चला दिया तो वो जानलेवा हो सकता है। हालांकि वो ये भी जानती थी कि उसके दोनों ही पापा अपने आप में फाइटिंग में कितने बेस्ट हैं, लेकिन शायद उनका तोड़ इस औरत के साथ लड़ने का ये तोड़ उनके पास ना हो। इधर अनिका ने जैसे ही उस औरत को चुनौती दी तो अनिका की चुनौती को सुनकर वो औरत अब फिर से पीछे की तरफ मुड़ती है और देखती है और वो कहती है, अच्छा तो तुम मेरे साथ फाइट करना चाहती हो, तो चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा मैं भी पूरी कर देती हूँ, आ जाओ। लेकिन याद रहे तुम्हारी मौत की जिम्मेदार तो मैं नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगी, इवन यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उस औरत की ललकार के ऊपर अब अनिका ने कहा, ये बात मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ। और ये कहते हुए ही अनिका अपनी अटैकिंग पोजीशन को ले लेती है। तो वहीं वो औरत बस चुपचाप अनिका को ही देख रही थी कि अनिका ने उसकी इस खुली चुनौती को स्वीकार करके किस तरह से वो उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी। 1 मिनट के लिए तो अनिका को ऐसे लगा कि वो खुद की ही परछाई को देख रही है। अनिका अब जैसे ही उस औरत के ऊपर पंच मारने ही वाली थी कि तभी एक अच्छा डिफेंड करते हुए ही वो औरत
अब अनिका के मुंह पर एक पंच मारने ही वाली थी, जिससे अनिका ने भी डिफेंड कर लिया था, क्योंकि अनिका जो उसे मारने वाली थी उसमें वो औरत कामयाब हो जाती है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन साथ के साथ जब उसने अनिका पर अटैक किया तो अनिका भी उसके हाथों से अच्छा खासा डिफेंड कर लेती है। जहां एक तरफ अनिका ने उस औरत को रोक कर रखा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर वाराणसी में स्वाति मल्होत्रा ने अपने पांव से लेटे हुए एक एक की कब यहाँ पर उस शख्स को मार दी थी। स्वाति मल्होत्रा ने ये लात उसके सीने पर मारी थी। उसके सिरे जैसे ही स्वाति ने उसे लात मारी तो उस शख्स के छाती में अभी यहाँ पर जोर का दर्द हुआ, और उस दर्द की वजह से उसके मुंह से भी आह निकल जाती है, और वो जल्दी से अपने दर्द में अब स्वाति मल्होत्रा के पैर को छोड़ देता है। इधर जैसे ही स्वाति अपने पैर को रिलीज कराती है तो अब स्वाति खुद को संभालते हुए ही वो अपनी जगह पर खड़ी होते हुए ही कहती है, कौन हो तुम, और इस तरह से मुझे रोकने का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपको नहीं जानती हूँ कि आप कौन हैं। मैं देखिए किसी भी बेगुनाह को कोई भी सजा नहीं देती हूँ। जब तक मुझे सामने वाले के नियत के बारे में पता नहीं होता कि वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, तब तक मैं उसके ऊपर वार नहीं कर सकती। इसलिए बताओ कौन हो तुम? स्वाति की ये बात सुनते ही वो आदमी अब हैरानी से बस स्वाति मल्होत्रा को ही देख रहा था, और अब उसके मुंह से निकल गया, क्या तुम्हें यहाँ पर किंग ने भेजा है? अब उस आदमी के मुंह से ये सुनते ही स्वाति मल्होत्रा के कदम तो मानो अपने आप ही वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने सोचा था कि कहीं ये उसकी दुश्मनों में से तो कोई एक आदमी नहीं है। लेकिन किंग का नाम सुनते ही अब स्वाति एकदम से ही हैरान हो जाती है, और वो अब यहाँ पर पीछे मुड़कर अब उस शख्स के सामने जाती है और उसके सामने जाकर बैठ जाती है, और साथ के साथ कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वसुंधरा रावत कौन थी? क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने जैसे ही शख्स के मुंह से किंग का नाम सुना तो अब स्वाति को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये शख्स जो कोई भी है ये जरूर कोई अच्छा इंसान है। ये उनकी दुश्मनों की टीम में नहीं हो सकता है, क्योंकि किंग के बारे में ये शायद बहुत कुछ जानता है। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा इससे अपने सवाल को पूछती है और कहती है, बताओ मुझे कैसी थी वो? इस बात पर उस आदमी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, और उस आदमी के गुस्से को इस तरह से बढ़ा हुआ देखकर स्वाति अब एक बात तो अच्छी तरह से समझ गई थी कि ये शख्स भी उस औरत से बहुत नफरत करता है। उसकी आंखों में वो यहाँ पर साफ देख रही थी उसके गुस्से को, और अब वो कहती है, आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हैं? देखिए मेरा ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वसुंधरा रावत कौन थी। आखिर कौन है वसुंधरा रावत? बताइए मुझे, क्योंकि जिस तरह से आपकी आंखें गुस्से में लाल हो रही हैं, उन्हें देखकर मुझे इतना तो अंदाजा हो गया है कि आप उस औरत के बारे में जरूर कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। इधर स्वाति की इस हरकत पर तो वो आदमी अब हैरान होकर बस उसे ही देख रहा था कि तभी यहाँ पर एक कहीं साइड में से गोली आती है, और वो भी शख्स के कानों को छूकर वो गोली साइड से निकल जाती है। अच्छी बात ये थी कि ये गोली शख्स को टच नहीं कर पाती, कि जैसे ही ये गोली उसके साइड से निकलती है तो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जैसे ही यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो वो आदमी जब पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ लोग यहाँ पर उन्हें मारने के लिए आए हुए थे। ये शायद वही लोग थे जो इतने समय से उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं स्वाति अब एक के बाद इन लोगों को देखकर अब इनके ऊपर फायरिंग करने लगती है। स्वाति अब इनके ऊपर फायरिंग करते हुए ही अपने कदमों को आगे बढ़ाती जा रही थी। इधर कुछ ही देर में यहाँ पर स्वाति ने उन सभी का सफाया कर दिया था, क्योंकि स्वाति इन सब चीजों के लिए पहले से ही तैयार थी। जैसे ही स्वाति ने भापा के यहाँ पर उनके ऊपर हमला हो चुका है तो स्वाति ने अपने दोनों ही हाथों में अपने रिवॉल्वर को पकड़कर उन सभी को वहीं पर जान से मार दिया था। तो और वो अब अपना काम करने के बाद स्वाति उस आदमी के पास जाकर फिर से कहती है, कौन थे ये लोग, और ये लोग आपको क्यों मारना चाहते थे?
क्या आप इनके बारे में जानते हैं? इधर स्वाति के सवाल पर अब वो आदमी कहता है, तुमने आज मुझे बचाया है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए मेरे दुश्मनों ने नहीं भेजा था। मुझे लगा था कि तुमने शायद मेरे दुश्मनों ने यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर इस किले के अंदर नहीं जाने दे रहा था। लेकिन अब जो कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, उसे देखकर अब एक बात तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि तुम मेरे दुश्मनों की टीम में तो नहीं हो। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अगर मुझे आपको मारना ही होता तो अब तक मैं आपको कब का मार चुकी होती। मैं आपसे इस तरह से रिक्वेस्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि अपने दुश्मनों को मारने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मुझे अपने काम को पूरा करने के लिए किसी का भी वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो काम मुझे करना होता है वो जस्ट मैं कुछ ही सेकंड्स में कर देती हूँ, जैसे मैंने अभी किया। अब जब आपको पता ही चल गया है कि मैं आपके दुश्मनों की टीम में नहीं हूँ, तो प्लीज़ अब आप मेरी हेल्प कीजिए। मेरे लिए सच का जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सच तक पहुँचना चाहती हूँ। स्वाति की ये बात सुनते ही वो शख्स कहता है, तुमने मेरी जान को बचाया है तो इसके लिए मैं तुम्हारी एक बार तो मदद कर ही सकता हूँ। मैं तुम्हारे किसी भी एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ। पूछो क्या पूछना है तुम्हें। उस शख्स की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कुछ कहने ही वाली थी कि स्वाति को रोकते हुए ही अब उस आदमी ने कहा, लेकिन याद रखना बस एक सवाल और देखो जल्दी करो, अब मुझे यहाँ से लंका के लिए भी निकलना है। इस बात पर अब स्वाति के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आखिर यह शख्स कौन है। और वो अब अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वो कहती है, मेरा सवाल आज भी वही है कि कौन है वसुंधरा रावत, क्या पर्सनैलिटी थी उनकी। और वो क्योंकि यहाँ पर स्वाति ने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया था क्योंकि इतने सारे सवालों में स्वाति को ये जानना था कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौन सा है। लेकिन अब वो ज़्यादा इस शख्स के बारे में ना पूछकर अभी भी बस वसुंधरा रावत के बारे में ही पूछती है। इधर स्वाति ने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने स्वाति को रोकते हुए ही कहा, वसुंधरा रावत हमारे महाराज राजविजय रावत की पत्नी थी और हमारी राजकुमारी अवंतिका की माँ थी। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगते हैं तो स्वाति अब उन्हें रोकते हुए ही कहती है, मैं रानी अवंतिका की बेटी हूँ। अब स्वाति के मुंह से निकले इस शब्द को सुनकर तो अब उस शख्स के पाँव एकदम से ही मानो वहीं पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि उसने जो कुछ अभी अपने कानों से सुना वो उसे बहुत ही हैरान करता है। और वो वहीं पर रुक कर अब अचानक से ही पीछे मुड़ते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर जब अपने सामने के शख्स को देखता है तो वो अपने कदमों को स्वाति की तरफ बढ़ा देता है। और वो जैसे ही अब स्वाति के पास जाकर खड़ा होता है और तो वो स्वाति को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और साथ के साथ वो कहता है, अपने मुंह से कपड़ा हटाओ। अगर तुम सच में अवंतिका की बेटी हो तो मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, हटाओ इस कपड़े को। अब उस शख्स की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपने सिर को हिलाती है और वो अपने चेहरे से उस कपड़े को हटाने लगती है। इधर जैसे स्वाति मल्होत्रा अपने चेहरे से इस कपड़े को हटा रही थी, वैसे ही शख्स की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। वो सच में देखना चाहता था कि जो कुछ अभी स्वाति ने कहा है क्या वो सच है या नहीं। इधर स्वाति ने अब तक उस कपड़े को हटा दिया था। स्वाति के चेहरे को देखने के बाद तो उस शख्स की आंखों से भी यहाँ पर जोरदार आंसू बहने लगे थे। वो इमोशनल हो गया था। उस शख्स को अब एहसास भी नहीं हुआ था कि वो कब स्वाति के सामने यहाँ पर घुटने पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। और ये कहते हुए ही वो अब अपनी दोनों ही हाथों को स्वाति मल्होत्रा के पाँव को पकड़ कर कहता है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में आपको रोकने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। आप हमारी राजमाता की बेटी हैं, हमारे लिए हमारी बड़ी रानी। अब इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, ये सब कुछ क्या कर रहे हैं आप?
हाँ, मुझे मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। आप प्लीज़ उठिए, आप ऐसे मत कीजिए। प्लीज़ आप खड़े हो जाइए और अब प्लीज़ मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे सारे के सारे सवालों का जवाब जानना बहुत ही ज़रूरी है। जितना जल्दी मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे, उतनी ही जल्दी शायद मैं कुछ कर पाऊंगी। ये सुनते ही वो शख्स अब अपनी जगह पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाता और कहता है, अब आपको मुझसे जो कुछ भी जानना है आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपके सभी के सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले प्लीज़ आप अंदर चलिए। वो आपका ही महल है, अंदर चलिए। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको अंदर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि ये महल बरसों से आपका इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पर उस शख्स, अब चलिए अंदर, और हाँ, अब थोड़े छोटे छोटे कदम ही रखिएगा। मुझे अंदर जाकर आपके स्वागत की तैयारी भी तो करनी है, क्योंकि आज हमारी रानी इस महल में आई है। और ये कहते हुए वो आदमी अब जल्दी से दौड़कर अंदर की तरफ जाने लगता है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा ने भी अब अपने कदमों को इस किले के अंदर जाने के लिए बढ़ा दिया था। स्वाति के साथ अब यहाँ पर उसका गुरूर भी अंदर की तरफ ही जाने लगता है, जो कि काफी देर से ये सब कुछ देख रहा था। तो इधर दूसरी तरफ दिल्ली के मल्होत्रा हाउस में भाग्यश्री ने इधर अपने पर्स से अब एक मेडिसिन को निकालती है और अब वो उसे खाते हुए ही कहती है, ये डॉक्टर अमृता की बनाई हुई मेडिसिन है। अब मुझे मेरे पाँव में दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ से जल्द निकलना है। मैं यहाँ पर ठीक होने का इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब ये सब करना ही होगा। और यही सोचकर वो अपने पर्स से अब अपने रिवॉल्वर को निकालकर अब वह हॉल में चली जाती है। और हॉल में जाने के बाद वो सबसे पहले अब नानी माँ के रूम के दरवाजे को अब बाहर से बंद कर देती है, क्योंकि वहाँ पर श्वेता भी थी और नानी माँ भी थी। भाग्यश्री हर हाल में श्वेता को किसी भी तरह का रिस्क नहीं होने देना चाहती थी। इधर अंजलि आंटी को ऐसे पूरी तरह से तैयार देखकर अब प्रीति तो बस फटी हुई आंखों से उन्हें ही देख रही थी, क्योंकि प्रीति की आंखों में अंजलि मामी की एक अलग ही इमेज थी। उन्होंने अंजलि मामी को हमेशा से ही शांत देखा था, लेकिन आज उनका ये रूप देखकर प्रीति को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इधर भाग्यश्री अब प्रीति के सामने जाकर कहती है, इस तरह से मुझे घूरना बंद करो प्रीति, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, यहाँ पर हमला हो चुका है। उनकी इस बात को सुनकर अब प्रीति हाँ में अपने सिर को हिलाती है और अब वो दोनों ही मिलकर बाहर की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी भाग्यश्री ने कहा, प्रीति तुम यहाँ पर सब कुछ संभालो, तब तक मैं टेरेस की तरफ जाती हूँ, वहाँ की फाइटिंग को संभालती हूँ। मैं ऊपर की फाइटिंग को संभालूंगी और तुम यहाँ पर। अब भाग्यश्री की इस बात पर प्रीति हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो इधर भाग्यश्री भी अब ये कहते हुए ही टेरेस की तरफ जाने लगती है। तो वहीं प्रीति अब उनके कहे अनुसार एंट्रेंस की तरफ जाकर अब की होल से देख रही थी। जैसे ही वो की होल से देखती है तो यहाँ पर वह बाहर फायरिंग हो रही थी। प्रीति को अच्छी तरह से पता था कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है किचन से। ये सोचकर प्रीति अब जल्दी से किचन की तरफ जाने लगती है, क्योंकि प्रीति यहाँ पर एंट्रेंस के दरवाजे को खोलकर यहाँ पर बाकी रह रहे लोगों की जान को बिल्कुल भी दांव पर नहीं लगा सकती थी। बस प्रीति को ही यहाँ से बाहर निकलना था। इसलिए किचन में पहुँचने के बाद प्रीति अब यहाँ पर स्लाइडर को खोलकर अब वो बाहर की तरफ पीछे के रास्ते से जाने लगती है, और साथ ही साथ वो फायरिंग भी करने लगती है। तो वहीं टेरेस पर जाने के बाद वो जब चारों तरफ देखती है तो टेरेस की रेलिंग के पास जाकर देखती है तो यहाँ पर कुछ लोग तो पाइप की हेल्प से ऊपर के रूम की तरफ ही बढ़ रहे थे, जो बस हर हाल में मल्होत्रा हाउस के अंदर घुसना चाहते थे। इधर भाग्यश्री ने भी उन सभी को ऊपर की तरफ चढ़ते हुए देख लिया था, इसलिए भाग्यश्री यहाँ पर टेरेस पर ही थी और वो उन सभी के ऊपर अपने रिवॉल्वर का निशाना बनाते हुए भाग्यश्री भी अब उनके ऊपर फायरिंग करने लगती है। दूसरी तरफ प्रीति ने जब पीछे मुड़कर टेरेस की तरफ देखा तो अंजलि मामी को ऐसे फायरिंग करता हुआ देखकर अब वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि तभी यहाँ पर भाग्यश्री ने प्रीति के रिएक्शन को देख लिया था। इसलिए भाग्यश्री अब कहती है, प्रीति वॉच एंड पे अटेंशन, ये इस समय से मुझे घूर कर देखने का समय नहीं है। इस समय अपना ध्यान मुझ पर लगाना बंद करो और जो सामने हो रहा है उस पर अपना ध्यान लगाओ। और ये कहते हुए ही वो प्रीति को
के पीछे खड़े अब एक आदमी के ऊपर गोली चला देती है, क्योंकि प्रीति जब यहाँ पर भाग्यश्री को देख रही थी, जिसे वो अंजलि मल्होत्रा समझ रही थी, तभी उसके पीछे एक शख्स आता है जो प्रीति के ऊपर अपना निशाना ही बना रहा था कि तभी भाग्यश्री उसे वहीं पर ही ढेर कर देती है। अब प्रीति अब सिर्फ अपना पूरा ध्यान इस फाइटिंग पर ही बनाई हुई थी। इधर भाग्यश्री अभी टेरेस से सीधा ही नीचे जंप कर जाती है। इधर कुछ ही देर में मल्होत्रा हाउस के बाहर अब और भी जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। जहां एक तरफ ढेर सारे लोगों का झुंड था, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ इन लोगों से लड़ने के लिए प्रीति और भाग्यश्री ही थे। अंदर नानी माँ के रूम में अब यहाँ पर श्वेता कहती है, बाहर बाहर क्या हो रहा है दादी माँ, और ये कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर हमारे घर पर अटैक किया है? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है दादी माँ। इस बात पर अब नानी माँ कहती है, बेटा श्वेता डोंट पैनिक, आपके लिए इस समय टेंशन लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। या इसलिए किशन मामा भी जो कि यहाँ पर इसी रूम में थे, वो अब श्वेता के सिर पर अब अपना हाथ रखते हुए ही कहते हैं, बेटा देखो माँ बिल्कुल सही कह रही है, आप प्लीज परेशान मत होइए, देखो सब ठीक हो जाएगा, आप इन सब चीजों के बारे में सोचो ही मत।